Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. SP leader Avdesh Prasad has expressed deep concern over the tragic incident in Sambal, calling it a very sad and painful event in which 5 innocent lives were lost. Prasad held the government of Uttar Pradesh led by Chief Minister Yogi Adityanath responsible for the incident, accusing them of failing to maintain law and order. He also criticized the administration's handling of the situation, demanding accountability and justice for the victims. ये संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। आज दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक आपने सवाल किया कि हमारे सांसद पे FIR, तो सांसद जी तो थे ही नहीं यहाँ, वो नहीं थे और उनके ऊपर FIR हो गई। तो FIR इसलिए हो गई है, उन पर भी हुई है और जो विधायक का चुनाव लड़े थे उन पर भी हुई। ये हुई है कि ये लोग, ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पावे, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके FIR किया गया है। FIR में तथ्यों के परे बात है। FIR जो दिखाया गया है उस समय तो थे ही नहीं है। हाँ, झूठी बात है, झूठी बात। इससे FIR करने से जो एक जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो कैसे उसकी जबान दब पाएगी, कैसे डर पाएगा? अरे उनके बाबा जो है इतने सीनियर थे, 92 साल तक तो सांसद रहे हैं। उनका एक इतिहास है, परिवार का इतिहास है। एक ऐसे परिवार से पैदा हुए हैं वो, जिनका एक अच्छा खासा इतिहास है और जन समस्याओं के लिए संघर्ष का इतिहास है। तो उनके ऊपर जो FIR है, बिल्कुल। In response to the detention of ISKCON Bangladesh priest Chinmoy Krishna Das by Dhaka police, Acharya Satyendra Das, the chief priest of Sri Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya, condemned the action, calling it absolutely wrong. He compared the treatment of Hindus in Bangladesh to that in Pakistan, stating that individuals who stand up for Hindu rights are unfairly arrested. Das urged the Indian government to intervene, warning that if the authorities remain silent, atrocities against Hindus will continue. हुए थे ढाका में उन साधु को गिरफ्तार कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख साधु चिन्मय प्रभु को ढाका पुलिस ने जासूसी शाखा में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहना है महाराज जी? देखिए, ये बहुत गलत हुआ है और मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है। और इस पर हमारे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी, तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उनको एक एक करके और गिरफ्तार करते रहेंगे और जहां उनकी शक्ति है उसको कमजोर करते रहेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे उनके देश में जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर यह अत्याचार होता रहेगा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस पर हस्तक्षेप हमारी सरकार करे। जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक उसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा। किसी गिरफ्तारी होगी और किसी के मारेंगे, इस तरह के उनकी स्थिति खराब हो गई है और चाहिए कि तुरंत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, जिससे कि हिंदुओं को बचाया जा सके। महाराज जी, दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि वो ISKCON के प्रमुख भी थे, बल्कि ISKCON ने इसकी स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि वो ISKCON कभी इस मामले में कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। नहीं, आतंकवादी तो बना दिए जाते हैं ना, जब गिरफ्तार करना होता है
या कोई उन पर आरोप लगाना है तो उनको आतंकवादी बना देते हैं। और ऐसा आतंकवादी इस काम वाले थोड़ी हैं। और इस तरह से जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत तरीके से हिंदुओं को सताया जा रहा है। वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है, जो बहुत गलत है। और जब तक सरकार का ध्यान नहीं जाएगा और उस पर आरोप नहीं लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, तभी जाके हिंदुओं का बचाव होगा। नहीं तो ऐसा एक एक करके और वो जो कोई भी थोड़ा सा भी उसको वहाँ प्रयास करेगा, उसके ऊपर ही तरह के अन्याय होंगे। इसलिए सरकार की चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप करे। A thick blanket of smoke has enveloped Delhi, with the air quality index AQI in several areas continuing to remain in the very poor category. According to the Central Pollution Control Board (CPCB), local residents have raised alarm over the worsening pollution, citing various contributing factors. One resident highlighted the impact of old vehicles, which exacerbate air pollution, and noted that children and senior citizens are bearing the brunt of the hazardous air quality. Stubble burning was also mentioned as a prominent issue, further worsening the situation. एक्शन वही है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करे कि नहीं भाई करना ही पड़ेगा आपको, या तो उसके ऊपर जुर्माना लगाए तभी जा कर के होगा। अदरवाइज कहते रहे कितने सालों से कि हाँ भाई हो जाएगा, नहीं मान रहे हैं लोग। दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी जी मकानों के काम, जी 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 क्या उसको बंद करना चाहिए? हाँ, इस टाइम तो बंद कर देनी चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण हो रही है। जैसे ही बारिश उरिश हो जाए फिर अपना चालू करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका नाम? राजकिशोर। सर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए हैं इंडिया गेट पे, जी। तो आपको पोल्यूशन से क्या क्या महसूस हो रहा है? नहीं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, काफ़ी फॉग है। और ये स्मॉग है, एक्चुअली फॉग नहीं बोलेंगे। दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें, इसी में एक्सरसाइज तो करना ही है, क्योंकि कितना भी पोल्यूशन रहे एक्सरसाइज से ही आप ठीक रह सकते हैं। घर में कितना देर रहेंगे, अल्टीमेटली आपको बाहर निकलना ही है। सर इसका कोई सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ देख रहा हूँ अभी भी रोड पे चल रही हैं, पुरानी काफ़ी धुआं निकल रहा है। इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। अभी भी रोड पे काफ़ी धुआं वाली गाड़ियाँ निकल रही हैं। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो अब जो कंसर्न एजेंसी है वो तो दिख ही रही है, यही कर सकते हैं। बाकी ये तो अब हैवी चलोगे। आसपास जो स्टेट हैं, हाँ, उनसे दोनों से पराली वगैरह जलाई जाती है, तो देखिए ये तो सदियों से सुनते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनते रहेंगे। वो जलाता है, कौन जलाता है पता नहीं। होना चाहिए। एक्शन तो ये भी कहते हैं एक्शन हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। अगर वो एक कारण है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। जो 60 साल से बुजुर्ग लोग हैं, जी, जो यंग बच्चे हैं, हाँ, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है। बीच वाले तो फिर भी निकल जा रहे हैं, यंग हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बूढ़े हैं और बच्चे हैं। स्कूल तो बंद है, अभी भी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन बूढ़ों का क्या, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता अभी। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इस पर थोड़ा सा बहुत ही देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। जो कंसर्न लोग हैं, नॉट ओनली सरकार, बट जो भी कंसर्न लोग हैं इसमें, उनको ध्यान देना चाहिए। Former leader Sarwan Singh Pandey has begun a hunger strike at the Hambu border, raising concerns over ongoing agricultural issues. Pandey's protest seeks to draw attention to farmers' demands and the challenges they continue to face. The hunger strike has garnered attention as part of a border movement aimed at pressuring authorities to address critical issues affecting the farming community. दोनों मोर्चों का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं। सभी आप देश दुनिया के लोग जानते हैं जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आज उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन शुरू करना था, और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उन्हें लगभग 2 बजे के बाद या 2:30 बजे
पुलिस फोर्स ने खनौरी बॉर्डर से उठा लिया है और उनमें से कुछ पुलिस कर्मियों के हिंदी बोलने की खबरें भी है। देखिए, भारत की मोदी सरकार अथवा पंजाब सरकार अक्सर इल्जाम लगाती है कि ये पीसफुली आंदोलन नहीं करते। लगभग 9 महीने बीत गए, हमारी कोई भी मांग मानी नहीं गई, उल्टा हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। शहीद शुभकर्ण जी को गोली मार के शहीद किया गया। 450 के किसान, लगभग किसान मजदूर यहां पर जख्मी हुए। और अब जब ये पीसफुली ढंग से अपनी बात देश के समक्ष रखना चाहते हैं तो अब जबरदस्ती डल्लेवाल जी को उठा लिया गया। कहां लेके गए हैं, कहां उन्हें रखा गया है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हमें। पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी जुरिस्डिक्शन में वो बैठे थे, वो कहां है अभी, इनका कितना हाथ है पंजाब सरकार का, पुलिस फोर्स का, ये भी मुख्यमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल है, उनकी इंफॉर्मेशन सबको देनी चाहिए और उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। आने वाले समय में इसके परिणाम सही नहीं होंगे और हम सभी देश के किसान मजदूर को आह्वान करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचे और सभी पंजाबियों को भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, सभी बॉर्डरों पर पहुंचे, ताजो ये सरकार के इस जबर का हम लोग मुकाबला कर सके। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों। Sanjeev Bora, a prominent Shiv leader, has expressed strong support for Chief Minister Eknath Shinde following the Mahayuti's overwhelming success in the recent Maharashtra Assembly elections. Bora highlighted the leadership of Shinde in navigating various social movements, including the Maratha reservation agitation and OBC community reactions, which were handled effectively under his guidance. He stressed that Shinde's leadership played a pivotal role in garnering support across different communities, including the Marathas, despite earlier concerns that they might turn against the Mahayuti. According to Bo, rejecting Shinde, especially as a Maratha face, could lead to widespread discontent among various social sections, potentially disrupting future elections, including those for Jilla Parishad and Mumbai Municipal Corporation. He emphasized that the general public in Maharashtra overwhelmingly desires Shinde to continue as Chief Minister, given the historic success of the Mahayuti under his leadership. नुकताच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका ह्या मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडल्या आणि महायुतीला घवघवीत यश या निवडणुकांमध्ये मिळालं। मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या 2.25 वर्षात महायुती सरकारने जे काम केलं, महाराष्ट्रात वेगवेगळी सामाजिक आंदोलनं या काळात झाली। मराठा समाजाचं मनोज जरंगे पाटलांच्या नेतृत्वाखालील आरक्षणाचं आंदोलन असेल किंवा त्या विरोधात ओबीसी समाजातून आलेल्या प्रतिक्रिया असतील, ही सर्व आंदोलनं, विविध समाज घटकांची आंदोलनं मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळली आणि मराठा समाज महायुतीच्या विरोधात जाईल की काय अशी शक्यता वाटत असताना, अनेकांचे अंदाज असताना मराठा समाजाने विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला चांगल्या पद्धतीने पाठबळ दिलं। ओबीसी समाज असेल, इतर समाज घटक असतील, अगदी राज्यघटनेच्या बाबतीत जी काय फेक नॅरेटिव्ह सेट करण्यात आलेला होता तोही मोडून काढण्यात महायुती यशस्वी झाली आणि सर्वच समाज घटक यांनी महायुतीला पाठबळ दिलं आणि दैदिप्यमान यश महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत मिळवलं। या विधानसभा निवडणुकीचा प्रमुख चेहरा होते मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे। अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचं महायुतीला मिळालेलं पाठबळ असेल किंवा सर्व समाज घटकांचं मिळालेलं पाठबळ असेल, या मागे सर्वोत्तम भूमिका ही एकनाथ शिंदे यांची ठरलेली आहे। त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीपदी कोण असावं असा प्रश्न उपस्थित जर झाला तर त्याचं पहिलं उत्तर असेल की ज्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने
भरघोस यश मिळवलेलं आहे, भरपूर जागा मिळवलेल्या आहेत, ऐतिहासिक असं यश पदरात पाडलेलं आहे, त्या एकनाथ शिंदेनाच आता संधी दिली जावी अशी महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे. आणि एकनाथ शिंदेना नाकारणं म्हणजे, कारण मराठा चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदेकडे पाहिलं जातं आणि म्हणून एकनाथ शिंदेना या मराठा चेहऱ्याला जर आता नाकारलं गेलं, बाजूला केलं गेलं, तर महाराष्ट्रात मराठा समाजासह विविध समाज घटकांमध्ये एक प्रकारचा असंतोष निर्माण होईल, नाराजी निर्माण होईल आणि या नाराजीचा दुष्परिणाम आगामी विधानसभा, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका असतील किंवा महानगरपालिका, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक असेल, यात पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीचा धोका पत्करण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे एकनाथजी शिंदे यांनाच संधी दिली गेली पाहिजे असं या महाराष्ट्रातील तमाम मतदार. Gopal Rai, president of the Azamgarh Vishwa Hindu Raksha Parishad, has called for a comprehensive overhaul of the education system in India to better reflect Indian culture and values. Speaking in Azamgarh, Rai emphasized the importance of integrating traditional Indian teachings and cultural heritage into modern education. He argued that the current system, influenced by colonial legacies, does not adequately represent India's rich cultural history and spiritual heritage. Rai's comments have sparked a broader debate about the need for educational reforms that prioritize Indian traditions while ensuring quality and inclusivity in learning. देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे भारत के 12 राज्यों में और विदेशों में भी जो हमारे भारत के जाकर के लोग बसे हुए हैं, जो घटना बांग्लादेश में हुई उस प्रक्रिया को देखते हुए 28% जो हिंदू थे हमारे, अब 8% रह गए और पाकिस्तान में स्थिति यह है कि हिंदू 2% के मात्र रह गए. अभी ये घटना में अभी वीडियो दिखा रहा था कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद कोर्ट गई तो अदालत ने कहा उसी के साथ निकाह कर लो. उसके माँ, बहन, बेटी, बाप जो है एकदम इस पोजीशन में थे कि इससे बढ़िया मैं मर जाऊं. तो ऐसी स्थिति में देश के हिंदुओं को संगठित करके अभी आने वाले 25 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि विश्व में तभी भारत का नाम होगा जब ये हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा. तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एकदम जी जान से लगा हुआ है और जगह जगह संगठन अपना बना रहा है. और बाकी सनातन धर्म की को लेकर के हम सभी लोग संगठित हैं और संगठित के साथ साथ ये चाहते हैं कि गुरुकुल रणनीति के तहत हमारी पढ़ाई लिखाई हो पूरे भारत में. और ये जितने बोर्ड हैं, ईसाइयों के मदरसे बोर्ड और जितने भी इंग्लिश मीडियम के हैं, उसको समाप्त करके पूर्ण रूप से हमारा जो संस्कार है, संस्कृत है, उस हिसाब से पद्धति होनी चाहिए. देश में धर्म परिवर्तन की जड़ें तोड़ने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, धर्म परिवर्तन जब हो रहा है, जब हमें जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी टीम के साथ जाते हैं, प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से उस चीज़ को FIR भी कराते हैं और कई जगह हम लोगों ने कराया है. तो ऐसी स्थिति में अब जागरूक भी हो चुके हैं. देखिए, हिंदू अगर जागरूक नहीं हुआ होता तो 9 सीट में 7 सीट यूपी का, जबकि बहुत से लोग ऐसा कर रहे थे कि 4 सीट से अधिक नहीं आएगा क्योंकि ये फला. तो योगी जी ने जो कहा था कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो ये बात बिल्कुल सही कहा था. ऐसी स्थिति में हिंदू अब जागरूक होता जा रहा है और हिंदू में अब जाति पात खत्म करके हिंदू भाई भाई वाला नारा चल रहा है. हम लोग भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रही है और बाकी जो हिंदू हैं उन्होंने जो देखा है कि जो चीज़ बांग्लादेश में कटते हिंदू टूटते मंदिर को लेकर हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था, वो आप सब लोग अभी देखेंगे तो देश के सभी चैनलों में है. Sachin Chaudhary, General Secretary of Uttar Pradesh Congress, has strongly criticized the filing of an FIR against a member of parliament and his son in connection with the recent incident in Sambal. Chaudhary called for a fair and impartial investigation into the matter, expressing concern over the political implications of the case. He questioned the motives behind the FIR and accused the authorities of politicizing the incident. Chaudhary also urged the government to ensure justice for all parties involved and not to let the case be influenced by political pressures. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना. आज 21वीं सदी में हम लोग हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं. कौन ये याचिका करते हैं, कौन ये लोग हैं? जब 1991 अधिनियम के तहत जो पूजा स्थल जहाँ पे है वहीं रहेगा, तो ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरह की याचिकाएं कर रहे हैं? और दोनों पक्षों को सही से सुने बिना इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन आना और उसको इतनी तेजी से फॉलो करना कहीं ना कहीं साजिश लगती है. मैं माननीय न्यायालय से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर संज्ञान लें
और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अब लोग बहुत समझदार हैं। आप जो भी करेंगे, ये सब स्कीमें पुरानी हो चुकी हैं, स्ट्रेटजीज। अब देश में जितने मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वो मुझे लगता है पूजा पाठ के लिए काफ़ी हैं। अब हमें ज़रूरत जो है अच्छे रोजगार की, देश में खुशहाली की, अस्पतालों की है, ना कि एक दूसरे के बीच गड्ढा करने की है। पूरी दुनिया हमें देख रही है। मैं अपने आवाम से, अपने लोगों से, जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण रहें और जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी सिंपैथी उनके साथ है। और सरकार से, अगर वो सरकार की गोली से मरे हैं तो उनको मुआवजे की हम लोग मांग करेंगे, इसकी जांच हो। पुलिस का कहना है कि वो उनकी गोली से नहीं मरे, तो ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने खुद घर पे जाके जहर खा लिया होगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। चित भी पट भी सब कुछ खुद का है। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आज भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हमारे यहाँ, पूरा दुनिया हमें देख रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसकी जांच होनी चाहिए और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये याचिकाकर्ता कौन आते हैं जगह जगह से उठ के, किसी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं हैं। अधिकारियों को इसकी भी जांच करनी चाहिए। आज जियाउर रहमान बर्क पे मुकदमा हुआ है, आज एक विधायक के बेटे पे भी मुकदमा हुआ है। मैं एक चीज स्पष्ट कह दूं, विपक्ष पे मुकदमा लिख के आप शेर नहीं बन जाते। मुकदमा लिखना अलग है और सच्चाई अलग है। एक ही निवेदन है, इसकी सही से जांच हो। और मैं जनता से कहना चाहता हूं, वक्त बदलेगा, उम्मीद ना छोड़ें। सत्ता बदलेगी, उम्मीद ना छोड़ें। न्याय की उम्मीद में हमेशा रहें। आने वाला दौर खुशहाल होगा। हिंदू मुस्लिम के बीच जो गड्ढा खोदा गया है उसे भरने का काम करें। और Kalicharan Singh, BJP leader, has commented on the adjournment of both houses of parliament during the ongoing winter session. Singh expressed concerns over the repeated disruptions, attributing the adjournments to the opposition's tactics that hinder the legislative process. He urged all parties to cooperate and allow for a productive session. Emphasizing the importance of passing key bills and addressing pressing national issues, Singh also stressed the government's commitment to moving forward with its legislative agenda, despite the challenges posed by repeated adjournments. देखिए, उन लोग का तो कुछ जगह नहीं मिले, एक अखबार का कोई शब्द आ जाए, हंगामा करना उनका ड्यूटी है। सबसे तो ताज्जुब है कि इतने सीनियर लीडर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इतने सीनियर हैं, वो इस तरह करते हैं। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने बैठा, कुछ लोकसभा के पूर्व सांसदों का निधन हुआ था, उस पर जैसे ही श्रद्धांजलि उनको दी गई, जैसे वो बैठ ही रहे, कार्यसूची लगा रहे हैं, वैसे ही लोग इस तरह खड़े हो गए, अडानी पर अडानी। अब अडानी कौन सा अडानी, क्या अडानी, कौन सा चर्चा क्या करना, कुछ स्पष्ट भी नहीं बोल पा रहे थे। ये बिल्कुल, ये तो अपमान है संसद का। ये लोकतंत्र की परिभाषा जब वो कहते हैं संविधान का, तो मुझे तो ताज्जुब तब लगता है कि जब इनको अपना भी लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल कोई भी विपक्ष के किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रखा। आज यादव का बयान आया, उन्होंने कहा हमारे सांसद जियाउर रहमान संबंध में थे भी नहीं, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह सरकार द्वारा किया गया दंगा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन जमात मस्जिद सर्वे के लिए पहुंचे। तो बड़ा विचित्रता भाई, मैं तो कल ही देखा हूँ, सब पूरे देश के सभी कई क्लिपों में चला है कि उनके सांसद कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद था और जमात को उत्तेजित कर रहे थे, तब फिर कैसे अखिलेश जी ऐसा बात कह रहे हैं? ये तो विचित्रता है, वो स्वयं झूठला रहे हैं इसको। दूसरा बात कि जब कोई लोग सर्वे करने गए थे तो कोर्ट के आदेश से ही गए थे ना। अब ये कोर्ट को भी आप नहीं मानते हैं, प्रशासन को आप जो मर्जी सो कह दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी शासन व्यवस्था चलता है, ऐसे थोड़ी राज्य चलता है, ऐसे थोड़ी लोकतंत्र की परिभाषा होता है। केवल जो आप गढ़ लें वो लोकतंत्र की परिभाषा, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल सरासर वो गलत बोल रहे हैं और सरासर उनका व्यवहार ही गलत है। कि वो कह रहे हैं कि यह बहुत अफसोसजनक है, यह एक पूर्व निर्धारित घटना है। देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। उनको तो हर चीज में उल्टा उन लोगों को दिखाई पड़ता है। कहाँ
Prakash Reddy, BJP spokesperson, has strongly criticized Telangana Chief Minister Revanth Reddy's recent statement, calling it baseless and politically motivated. Reddy condemned the remarks made by CM Reddy, accusing him of trying to divert attention from the real issues facing the state. He claimed that the statement was an attempt to mislead the public and shift focus away from the government's failures in the governance. The BJP leader urged the people of Telangana to focus on the state's development and hold the ruling party accountable for its actions. It is unfortunate. It's a laughing statement by Srimati Kalakuntla Kavita. After a long time, she has come out from the cage, and she gave a statement today, which is unfortunate, and people are laughing at her about this statement. The dedicated commission to enhance the reservations in the local bodies as well as in any other sector was, as per the instructions of the High Court of Telangana, the decision was taken by the government of Telangana. The writ petition filed by R. Krishnaya, the High Court of Telangana responded and directed the government of Telangana to appoint a dedicated committee if the state government wants some enhancement of the reservations in the local bodies for the BC community. It is a Supreme Court direction. And many a time Supreme Court, even at the time of Rajshekar Reddy also, Supreme Court directed the same to the at that government to appoint a dedicated committee to enhance the reservations, and that may not be accepted or may be accepted. But at the same time, Kavita's statement about the census, BC census in this country, the government of India will take the appropriate decision in the appropriate time. Just with the force of Kavita, government of India will not take any decisions. Unfortunately, the same government, she has to respond whether there are castes in the Muslim community or not. While they are taking the census of the general household survey, they have to mention what happened to the household survey conducted by then the KSR government has to be revealed now. She has to reveal, she has to say, she has to comment on that. Now this present government also taking the household survey. Probably they are claiming that the 90% survey is already completed. Now they have to say, when they are mentioning that it is a household survey, it is not a caste survey. Caste is one among the six indicators to take the information, in which one column is mentioned, are you a Hindu or Muslim? Then if you are a Muslim, then which community you belongs to? They would have asked the same question. But without asking that, but at the same time, the Muslims are considered as a BCE group. That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.